ये आर्थिक मुक्ति क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को, ठीक है, हमारे सामने, हमें ज़्यादा विचार ना करना पड़े इसलिए हमारी समस्याएं उन्होंने क्या किया, हमारे सामने रखी। जब उन्होंने क्या किया, संविधान का ड्राफ्ट पेश किया ना, उससे पहले उन्होंने एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एक भाषण प्रस्तुत किया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज से हम एक ऐसे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जो अंतर विरोधों से भरा हुआ है। ठीक है, कैसे युग में? ऐसे युग में जो अंतर विरोधों से भरा हुआ है कि राजनीतिक रूप से तो इस देश में कल से 26 नवंबर से सब समान होंगे। वन मैन वन वोट वन वैल्यू का सिद्धांत होगा राजनीतिक जीवन में, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में ये गैर बराबरी अभी भी क्या है, जिंदा है। क्या है कि हम सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बराबर नहीं है। सामाजिक रूप से भेदभाव है, ऊंच नीच है, जात पात है, तो कुछ लोग जाति व्यवस्था में ऊपर है जिनके लिए बहुत मान सम्मान, ओहदा, इज्जत सब कुछ है, लेकिन बाकी के लिए क्या है, अपमान, अन्याय, अत्याचार, ठीक है, एट्रोसिटीज उनके ऊपर होती हैं, आतंकित रहते हैं। अगर आर्थिक रूप से देखें तो कुछ लोग ऐसे जिनके पास बहुत पैसा है, कोई पैसे की गिनती नहीं उनके पास, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाने को भी क्या है, लाचार है। तो ये जो गैर बराबरी है, तो हमारा जो मकसद है क्या है, केवल राजनीतिक प्रजातंत्र नहीं, हमारा मकसद क्या है, सामाजिक प्रजातंत्र और आर्थिक प्रजातंत्र भी है, जिसको हम बोलते हैं सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दैट इज द मिशन ऑफ आवर लाइफ। और बहुजन कार्यकर्ता का ये मिशन है कि वो उसके लिए क्या करता है, रात दिन काम करता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता अपना पेट भरने के लिए काम करता है। इस अंतर को समझ लेना बहुत क्या है, जरूरी है। और ये क्रैक जरूरी क्यों है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन कोई आसान काम तो है नहीं, या आर्थिक मुक्ति भी कोई आसान काम नहीं, इसके लिए कुछ गुणों की जरूरत है, विशेष गुणों की। तो उन्होंने क्या किया, ये क्रैक नाम दिया। ठीक है, अंग्रेजी तो आप थोड़ी बहुत समझते होंगे, बाकी मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूं उसका, समझ लेना अंग्रेजी थोड़ी बहुत। तो इसमें सी का मतलब क्या है, इस काम को करने वाला कैसा होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपेबल, सक्षम जिसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है आपने किसी को भी क्या किया, समझाने में कैपेबल हो, लड़ने में कैपेबल हो, चलने में कैपेबल हो, किसी को चाय पिलानी पड़े तो चाय का 4 कप पिलाने में क्या हो, सक्षम हो, कुछ 10 रुपए खर्च करने पड़े उसे अपनी जेब से तो उसके भी कैपेबल हो। ऐसे गुण के व्यक्ति को क्या करना, पहले तैयार करना, ढूंढना और फिर उसको जिम्मेदारी देना, सक्षम। तो बात हमारी क्या होती है, आगे आगे बढ़ जाती है। आर का मतलब है, खोल दो इसको ना, क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार जिसको बोलते हैं। क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार। ये मैं नहीं कहता हूं, ऐसा साहब कांसीराम ने ये फॉर्मूला बनाया पहचान करने के लिए। इस बहुजन मिशन को, बहुजन आंदोलन को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो ऐसे लोगों को खोजना और उनको तैयार करना बहुत जरूरी है। और जिम्मेदार जो होता है ना व्यक्ति, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको खुद से लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है ये, मुझे कोई क्यों कहेगा आके। जिम्मेदारी का ये मतलब होता है, कहने का मतलब आप जिम्मेदार नहीं है, खाली ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। किसमें, ड्यूटी में, दायित्व में और जिम्मेदारी में फर्क है। किसमें, दायित्व में और जिम्मेदारी में। ड्यूटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी ड्यूटी समझ के काम करते हैं, दायित्व समझ के नहीं। कि आपको जिम्मेदारी दे दी, पद पे लगा दे, भाई मेरी ड्यूटी है, मैं जिलाध्यक्ष बन गया, मैं प्रभारी बन गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ड्यूटी को क्या करूँ, निभाऊं। ड्यूटी नहीं है हमारी, है अंदर से आना चाहिए, क्या है, जिम्मेदारी है। तीसरा, एबल होना चाहिए, मतलब लायक हो, एबल, ठीक है। चौथा, क्रेडिबल होना चाहिए। क्रेडिबल समझते हैं, क्रेडिबल मतलब क्रेडिबिलिटी हो उसकी, साख वाला होना चाहिए।
ईमानदार है भाई, आदमी काम करता है, अपने रास्ते से क्या नहीं रहता, दिखता नहीं है, ऐसे आदमी के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। क्रेडिबिलिटी खुद से पैदा करनी होती है, बनती बहुत दिनों में और बेकार खराब एक दिन में चली जाती है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबल होना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ जितना मेरा अनुभव है पिछले 20 सालों का, घूमने का, घामने का, इधर खाक छानने का, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो डेफिशिएंट है ना हमारे सामने वो क्रेडिबिलिटी का है। अगर क्रेडिबल हो अपने काम में हम, तो शायद इस काम को बढ़ाना, समाज है ना आप पे लुटाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन कोई ऐसा आदमी मिले जो ईमानदार हो, जिम्मेदार हो, क्रेडिबल हो। पैसे देने में भी कोई बुराई नहीं लोगों को, अपना लोगों ने पहले भी लुटाया था, अभी भी लुटाने को तैयार है। वो कहते हैं हमारे पास जमीन है, जमीन लो, घर है, घर ले लो, अनाज है, अनाज ले लो, और कुछ और पैसा चाहिए तो ले लो, लेकिन इस काम को क्या करो आप, हमें समझ में नहीं आता, आप बढ़ाओ इसे, क्योंकि सबको तो समझ में नहीं आता। पांचवें जो गुण उन्होंने बताया ना, क्या होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। उसको क्या हो, इस मूवमेंट की, इस मिशन की क्या हो, ज्ञान होना चाहिए उसको, जानकारी नहीं, ज्ञान। ज्ञान में और जानकारी में फिर अंतर है। जानकारी क्या आपने इकट्ठी करी, यहाँ से पढ़ी, वहां से पढ़ी, लेकिन जिंदगी में अप्लाई उसको करते नहीं है। वो ज्ञान कब बनता है, जब पढ़ते भी हैं और उसको करते भी हैं, दिल भी लगाते हैं, दिमाग भी लगाते हैं, तो ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है वही जानकारी। अगर आपने किसी जानकारी में अपनी भावना प्रो दी तो क्या बदल जाती हो, ज्ञान बदल। तो उन्होंने क्या, नॉलेजेबल होना चाहिए। क्योंकि ये जो मूवमेंट है, बहुजन जो आंदोलन है, ठीक है, ये बगैर ज्ञान के नहीं चल सकता। हमको मूवमेंट की जानकारी नहीं, किस महापुरुष ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, किन परिस्थितियों में किया, उसने क्या रणनीति बनाई, उसने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया, उसने लोग कहाँ से जमा किए। ये छोटा काम तो नहीं, रिसर्च का काम है ना बहुत बड़ा। मैं साहब के कुछ भाषण पढ़ता था, मुझे आदत थी बहुत पढ़ने की, बहुत सालों तक मैं पढ़ता ही रहता था। तो उन्होंने, मुझे बात याद आई अभी कि कांशीराम साहब कहते थे, ये जो आंदोलन जो मैंने सीखा है ना, मैंने किताबों से नहीं सीखा। किससे नहीं सीखा, किताबों से नहीं सीखा आंदोलन। किताबों से तो मैंने बहुत कम सीखा है, लेकिन मैंने सीखा किन लोगों से, उन जिंदा लोगों से जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम किया। क्योंकि किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि इस आंदोलन को चलाने के लिए आप पैसा कहाँ से जुटाएंगे। किसी किताब में नहीं लिखा है कि अगर आपको जरूरत पड़े, हमला करेगा आपके ऊपर, तो आप अपनी सुरक्षा कहाँ से लाएंगे। किसी किताब में नहीं लिखा है कि आपके ऊपर अत्याचार हो तो बचोगे कैसे। किसी किताब में नहीं लिखा है लोग कैसे जुटाओगे। अब बाबा साहब अम्बेडकर का दौर याद करो, अब से 70-75 साल पहले उन्होंने आंदोलन चलाया ना, सक्षम सफलतापूर्वक चलाया कि नहीं चलाया। उन्होंने जो कुछ चाहा जिंदगी में उसका बहुत कुछ हासिल किया। तो उन्होंने पैसा भी तो लगा होगा ना, हमने मीटिंग लगाई है, कितनी मुश्किल हुई है मीटिंग लगाने के लिए, हाँ है ना। क्यों हुई है मुश्किल, या तो पैसे की समस्या सामने, या फिर किसकी समस्या, जिम्मेदार ना होने की समस्या। क्योंकि अगर हमने जिम्मेदारी समझी होती तो इतना फोन कर करके बुलाया की जरूरत नहीं थी। कंफ्यूजन बहुत, ये काम क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या गड़बड़ी है, हो रहा है, सब हो रहा है। दुश्मन तो कम फैलाता, हम अपने आपस में ज़्यादा फैलाते हैं इसको। क्यों फैलाते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं होती। और जानकारी क्यों नहीं होती, क्योंकि हम संगठन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तब हमें बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परेशानियाँ नहीं है, परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का सही दृष्टिकोण तब पैदा होता है जब हम उस संगठन के भागीदार हैं। तभी हमें ये महसूस होता है कि इसका रास्ता अगर निकालना है तो कैसे निकालना है, हाँ या ना। हमारे पास सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन आती है, लखनऊ में, दिल्ली में कुछ बताया कुछ और जाता है, यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है, कुछ और हो जाता है ना समस्या ये। तो इस समस्या को दुरुस्त कैसे करना, इस समस्या को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, अगर हम सेल्फ डिवोशन, जिसको बोलते ना, सेल्फ डिवोशन का भाव रखें। तो मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि जो आंदोलन है ना, मैं ऐसे अनुयायी चाहता हूँ इस आंदोलन में
कि मैं दिल्ली में कुछ सोचूं और मेरे मानने वाले, मेरे साथी उस काम को लग जाए बिना बताए। और ऐसा होता है, अगर आप ईमानदार हैं तो आप में और आपका नेतृत्व करने वाले की बातों में 1% का भी इधर से उधर होता नहीं। क्योंकि अगर हम एक ही आंदोलन के पार्ट हैं, एक ही तरह की शिक्षा है, एक तरह की भावना है, एक ही मिशन है, तो बातें दो कैसे हो सकती? वो बातें होती ही तब दो हैं जब कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कांचीराम साहब, मैं समझता हूँ आप सर से आके मिले नहीं थे। मिले थे क्या? नहीं मिले, लेकिन उनकी खुशबू क्या होती चली गई? फैलती चली गई। जैसे मोमबत्ती से मोमबत्ती जलाते जाओ ना, दिए से दिया जलता जाता है। ये हाल ऐसा है, अगर ईमानदार हो तो दिया जलता है, अगर उसमें मिलावट हो तो दिया जलता नहीं है। ऐसी मिलावट का मामला है। जिनमें मिलावट है उनके दिए नहीं जलते कभी भी। जो बिना मिलावट के हैं उनके दिए क्या होते हैं? हमेशा जल जाते। और इसलिए कहते थे वो बिना मिलावट के दियों को क्या कहते थे? वो बोलते थे सेल्फ रेस्पेक्ट वाले लोग। और सेल्फ रेस्पेक्ट आता है सेल्फ हेल्प से। अब ये जो 5 गुण उन्होंने बताए, तो जिसमें ये गुण है वो सेल्फ रेस्पेक्ट वाला आदमी होता है नहीं होता है? सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब है ना अपना सम्मान करता है, दूसरों का भी करता है। अपना नहीं होने देता तो दूसरे का भी नहीं होने देता। लेकिन ये कब होता है? जब वो खुद सेल्फ हेल्प करे, अपनी सहायता स्वयं करे। क्यों करे? कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है या जो समस्या है किसी और की थोड़ी है, हमारी है ना ये समस्या। तो हाँ है ना भाई? अगर गरीबी है, मान सम्मान नहीं इस समाज में, अन्याय है, अत्याचार है, हमारे साथ है नहीं है, तो समस्या किसकी हुई है? हमारी हुई ना। तो आप आशा किससे लगाते हो इसको काम को करेगा कौन? है दूसरों से आशा रखते ना ज्यादातर। कोई आ जाए, कोई गांधी आ जाए, कोई मोदी आ जाए, कोई एक्स आ जाए, कोई वाई आ जाए, उनसे आशा रखते ना। फिर वो डुगडुगी घुमाते, बोले हम करेंगे हम करेंगे, और हम क्या हो जाते? गुमराह हो जाते। हर 5 साल में हमारे साथ ऐसा धोखा होता। ठीक है, अभी संविधान बचाओ चला था। जिनके बाप दादाओं ने संविधान लड़के हासिल किया, उसके अधिकार लड़के हासिल किए, 102 साल तक लड़ाई लड़ी, 1848 से 1950 तक। ठीक है, 1848 से और 1950 तक कितने 102 साल संघर्ष किया हमारे महापुरुषों ने कि हमें संवैधानिक अधिकार क्या हो गए? हासिल हो गए। उन बाबाओं की लड़ाई की यात्रा जब पढ़ोगे तो जिनको आज कह रहे ना संविधान बचा देंगे, वो उन्होंने कदम कदम पर रोड़े अटकाए, कदम कदम पर यातनाएं दी, कदम कदम पर चुनौतियां खड़ी की। जो लोग उस इतिहास से वाकिफ है, जानकारी है, वो कभी भी नहीं आ सकता गुमराह होने में। महात्मा फुले को कम कम दम दिए क्या उन्होंने? कितनी यातनाएं दी? 3 बार उनके पर मरने के लिए हमले हुए, पता है? मारने के लिए। ये तो मैं कहता हूँ ना कि अगर हमारी नीयत साफ हो ना तो कुदरत हमारे साथ आती है। मैं एक कहानी पढ़ता था, मैं रात को रोने लगा, रो पड़ा। मैं वो कहानी पढ़ के, किताब पढ़ता था धनंजय की थी। उसमें हुआ क्या, उस समय जब आंदोलन उन्होंने शुरू किया तो पूना के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं उनको नागवार गुजरी बात कि एक माली का लड़का क्या कर रहा है, हमारी बनी बनाई व्यवस्था को क्या कर रहा है? चुनौती दे रहा है खुला, कि जिस शिक्षा को हमने प्रतिबंधित किया, पढ़ लिख नहीं सकते, ये क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं उनको, स्कूल खोल रहा है। क्योंकि आपको पता है एक रामायण में कहानी है, शंभुक ने एक किया था, उनको क्या कर दिया था? क्या किया था? हत्या कर दी गई थी उनकी। और एक शंभुकों की हत्या नहीं, बहुत शंभुकों की हत्या हुई है, आज भी होती है, आज भी हो रही है। तो उन्होंने, मैं पढ़ता था रात को, करीब 10 बजे का समय था, तो उस टाइम ये तो लाइट तो थी नहीं, दिया जलाते थे। तो क्या करते थे, दिए को रात में धीमा कर देते थे, क्योंकि आँच ढूंढना ना घरों में बहुत मुश्किल काम होता था। कहते हैं चूल्हे की आग बुझती नहीं थी, क्योंकि बुझ जाएगी तो फिर अगले बार कैसे जलाएंगे इसको। तो दिए को क्या कर देते थे, जला के रखते थे। उसी दिए से फिर सुबह का चूल्हा जलता था। ठीक है, अगर दिया बुझ जाए तो चूल्हा नहीं जलेगा, तो रात भर जलाना पड़ता था। फिर शाम को दिया, दिन में आग रहती थी, रात को फिर उसी आँच से फिर वो दिया जलाया जाता। तो उन्होंने दिए की रोशनी थोड़ी कम की हुई थी,
तो उनको ना वो सावित्री, माता सावित्री बाई नीचे सोई हुई थी, वो खाट पे सोई हुई थी, तो उनको आहट सुनाई दी कदमों की। तो उन्होंने पूछा, सावित्री कोई हमारे घर में आया है क्या? बोले नहीं, कोई तो नहीं आया। बोले नहीं, किसी के पैरों की आहट सुनाई दी हमको। तो वो खड़े हुए, उन्होंने दिए की रोशनी तेज की, तो दो लोग तलवार लेके खड़े थे, मारने के लिए आए थे। और वो दोनों जो लोग हैं पूना के, उस समय के नामी ग्रामी हिस्ट्री सीटर से, जैसे पूरा शहर कांपता था पूना। और 1000 रुपये उस समय, 1856 की बात है, 1856 में 1000 रुपये उनको दिए गए थे महात्मा ज्योतिबा फुले की हत्या करने। आप कैलकुलेशन करना, अगर आप में से कोई इकोनॉमिक्स के कुछ होंगे, तो 1000 की कीमत कितने करोड़ों में है कीमत है आज की। तो हथियार देखा उन्होंने, फिर उन्होंने पूछा उनसे, भाई आप किस लिए आए? तो बोले हमें आपको मारने का आदेश हुआ है, मारने के लिए आए हम आपको। तो बुद्धिमान लोग है ना, देखो कैसे परिस्थिति को बदल लेते, अगर भावना सच्ची हो तो। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने कहा आप बैठो भाई आप, और घर पे तो हमारे यहाँ परंपरा है ना कि घर पे दुश्मन भी आए तो मेहमान होता है। तो उन्होंने कहा आप मारना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गुरेज नहीं इस बात से, लेकिन आप मेरे द्वार पे चल के आए हो, तो एक गिलास पानी आप लोग मेरे हाथ का स्वीकार करो, क्योंकि आप अतिथि, और उसके बाद आपको जो करना होगा आप कर लेना। ठीक है, उन्होंने पानी मंगाया, पानी पिलाया, और उन्होंने बोला आप अब जो अपने काम के लिए आया वो काम को कर सकते हैं, लेकिन मेरी विनती है आपसे, क्योंकि मरने से पहले हर आदमी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे को 1000 रुपया दिया गया है, और हमारी आने वाली जो कई पीढ़ियाँ हैं ना, वो सुख में थे। तो फूले साहब ने पता है क्या कहा कि अब तो मुझे और खुशी है मरने में, क्योंकि लोगों का तो जीवन ही लोगों के काम आता है, मेरी तो मौत भी 2 परिवारों के काम आई। कि मेरी मौत भी क्या आएगी, मैं मरूंगा तो मेरी मौत भी, मेरी माटी है ना, वो भी काम आएगी 2 परिवारों की जिंदगी, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी समाज को संभालने के लिए, इसको बदलने के लिए लगा दी। और बताते हुए उनके चरणों में गिर गए वो दोनों लोग, और पूरे जिंदगी भर वो दोनों लोग उनके अंगरक्षक रहे। क्या रहे? किसी की फिर आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई उनके तरफ। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे थे, कि एक ऐसे आदमी को हम मारने जा रहे थे जो हमारे लिए इतना सोचता है। तो ये जो खबरें हैं ना, अगर हम सच्चे हों तो शायद कुदरत क्या करती है, उसको तब्दील कर देती है। कई लोगों के जीवन की मैंने कहानी पढ़ी, जिनको मारने के लिए आए थे लोग, लेकिन क्या हो गए, कोई ऐसा महापुरुष नहीं जिसकी हमले ना हुए। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर हमले हुए, ये पूना पैक्ट का आपने लिख रखा ना, थोड़ी बात करेंगे चर्चा, उस समय पे उनकी गाड़ी पे हमला हुआ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है, इसको समझने की जरूरत है, एक खास तरह का चरित्र पैदा करने की जरूरत है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उनके आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उनके जैसा चरित्र नहीं होगा तो कैसे बढ़ाएंगे आगे? उनके जैसी ईमानदारी नहीं होगी, उनके जैसी जिम्मेदारी नहीं होगी, उनके जैसी कैपेबिलिटी नहीं होगी, उनके जैसा ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, उनके जैसे सक्षम नहीं होंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे इसको? आप सोचते हैं कोई सपना देख के कुछ बदल जाती है क्या चीजें? रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है। आप में से जानते हैं कितने लोग भागा दौड़ करते हैं अपने, लेकिन अगर उसको सही तरीके से किया जाए, किससे? सही तरीके से, सही भावना हो और तरीका सही हो, तो उसका परिणाम सही आता है। और पता चला है कि आपकी भावना सही है, तरीका गलत है, तो भी परिणाम गलत आता है, और भावना गलत हो, तरीका सही हो, तो भी परिणाम क्या आता है? गलत आता है। तो एक तो क्रैक वाला फॉर्मूला हमें याद रखने की जरूरत है। कौन सा वाला? क्रैक वाला। हमें दुनिया क्रैक कहेगी, आपको भी कहती होगी। क्या जरूरत पड़ी है एक घर द्वार छोड़ के, रात दिन भागे, यहाँ सो रहे हैं, वहाँ सो रहे हैं, भागे जा रहे हैं, है ना, बच्चे छोड़, बीवी छोड़, कहते हैं ना, हमें भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। घर में बाइकआउट कर देते हैं लोग, हमारे घर में परेशानी होती है बहुत, इधर उधर तो चले जाते, तुम्हारा इतना टाइम होता है, झारखंड चले जाओ कि हमारे घर में बगल में 4 किलोमीटर पर आया नहीं जाता आपसे। तो हम बोले आपके पास किस लिए आए? हम अपना टाइम ज़ाया करने के लिए, आपकी चुगली सुनने के लिए, आपकी इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, कुछ काम धंधा हो तो बताइए, नहीं तो हमारा रिश्ता क्या है? आपने पैदा कर दिया हमें, ठीक है, इतना एहसान आपका है हमारे पर पैदा करने का, लेकिन पैदा करके क्या जानवरों की तरह रहे? परेशानियां होती हैं।
इस चुनौती को भी निपटना आना चाहिए घर में। तब आप, क्योंकि जिसका घर ठीक नहीं है ना, उसका बाहर भी ठीक नहीं। ये काम केवल वही लोग ठीक से कर पाते हैं जो अपने घर को भी क्या करते हैं, संभाल लेते हैं। और घर वाले भी समझते हैं कि ये आदमी ईमानदार है तो इसका साथ देना चाहिए। थोड़ी देर विरोध चलता है, वो किसी को लगे। अब मेरे माँ बाप को अगर मैं ना दारू पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना कहीं इधर जाता हूँ, ना उधर जाता हूँ, तो उनको भी तो अच्छा लगता होगा, चलो भाई हमारा बच्चा क्या करता है। मेरे एक वकील दोस्त थे, और 36-37 साल की उम्र होगी, शादी नहीं कर रहे हैं, उनके पिताजी शिक्षक हैं। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, 2 बार तो मेरे घर पे आए हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो वो अपना काम करते हैं, उनको लगता है भाई मुझे काम करना चाहिए। तो उनके पिताजी को इतना गर्व होता है, सबसे कहते हैं, वैसे तो विरोध करते हैं उनका, लेकिन बाहर क्या कहते हैं, मेरा बेटा ना तो दारू पीता, ना सिगरेट पीता, समाज का कुछ काम ही तो करता, अच्छा नहीं। तो समय के साथ क्या है, तब्दील हो जाती है चीज़ें। जिंदगी में क्या होने, तब्दीली आने लगती है कि बहुत टेक्निकल बातें सीख लें और हम अपने आप को क्या ना करें, बदलें, तो समझ में नहीं आता मसला। तो ये जो आंदोलन है, ये SC ST OBC और माइनॉरिटी के आंदोलन, ठीक है। इसके बहुत सारे पहलू हैं। इस काम को कैसे करना, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये काम कैसे किया, कैसे बढ़ाया आगे इस आंदोलन को। उसके बाद मान्यवर साहब ने ये बाम से जो बनाई, क्यों बनाई और क्यों बना सके उसको। मैं इस सवाल पे आता हूँ। रहने तो कोई बात नहीं है, चलने तो, थोड़ी बहुत गर्मी सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं, रहने तो, ज़्यादा टेंशन चिंता मत करो, हैं। तो ये जो बाम, उसका कारण ये है जो आपने लिखा है ना उधर, पूना पैक्ट 1932 का। इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया ना, कैसे चलाया। दूसरा मसला आपके इस वर्गीकरण से जुड़ा हुआ है, क्रीमी लेयर से। तो मैं उसको भी ध्यान में रख के, आपका उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है और बाबा साहब का दृष्टिकोण क्या था, तो मैं सोचता हूँ इन 2 बातों को भी क्या करना है, आपके सामने रख लें, क्योंकि आपकी चाहत है वो ऐसी। तो 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ, उसकी कहानी आप जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1819 से सार्वजनिक जीवन में क्या किया, प्रवेश किया, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। फिर पढ़ाई लिखाई के साथ वो, उनके ऊपर जो साहू महाराज ने समाज का काम करने की, आंदोलन को चलाने की जिम्मेदारी दी थी, उसको क्या करते, निभा रहे थे। तो अपनी बात सही तरीके से वो सरकार के सामने नहीं रख सकते थे। तो फिर उन्होंने 1919 का जब पहला संविधान बना, ठीक है, कब पहला संविधान कब बना, 1919 में, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जब ये बना, तो उससे पहले की कहानी मैंने बताई थी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड से मिले थे। 1917 की 18 की जो मॉन्टेग्यू की चैम्सफोर्ड रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये कहानी क्या हुई, आगे बढ़ी। और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इस देश में हम प्रजातंत्र को क्या करेंगे, लागू करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रजातंत्र को लागू करेंगे। आप आज किसके आधार पर वोट डालते हैं, आपका क्राइटेरिया क्या है, आय, इनकम है, प्रॉपर्टी है, शिक्षा है या एज है, एज। तो आप सोच रहे ऐसे ही मिल गया आपको एज का क्राइटेरिया। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1919 से लेके और 1950 तक संघर्ष किया। कितने दिन तक, 1919 से लेके और 1950 तक। ये वोटिंग का राइट मिला आपको उम्र के आधार पर। उम्र तो नेचुरल होती है, यूनिवर्सल है, वो ऐसे नहीं मिला। तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने क्या रखा, शर्त रखा कि जब ये 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो उन्होंने 2 शर्तें लगाई कि कौन वोट डालेगा, किसका नाम वोटर लिस्ट में आएगा, किसका नहीं आएगा। तो 2 शर्तें थी इसमें, एक प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, दूसरी थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब संपत्ति की योग्यता, और दूसरी शैक्षणिक योग्यता, लिटरेसी, कि या तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपके पास इतने एकड़ जमीन है तो आप वोटर बनोगे, या आप इनकम टैक्स देते हो सरकार को, उसका प्रमाण पत्र चाहिए। जैसे आप इनकम टैक्स देते हैं ना अभी लोग, उसका प्रमाण पत्र चाहिए।
या फिर आपके पास सेंट्रल असेंबली के लिए हाई स्कूल का प्रमाण पत्र चाहिए, और स्टेट की जो असेंबलीज है उसके लिए आप में पढ़ना लिखना आना चाहिए, स्कूल का प्रमाण पत्र चाहिए प्राइमरी स्कूल। तो मैं कुछ दिनों से सोचा, मैंने फिर रिसर्च की, मैं पीएचडी के दौरान बहुत खोजना बीनना शुरू किया, तो मुझे पता चला 1919 में मात्र 2% साक्षर लोग थे इस देश में। कितने? 2% साक्षर। हाई स्कूल वाले तो कुछ हजारों में थे। तो ये क्राइटेरिया लगा तो क्या हुआ? जनता तो बाहर हो गई, बहुजन समाज तो क्या हो गया? बाहर हो गया, क्योंकि तो पढ़ने लिखने देते नहीं उसको, ना पढ़ने लिखने जाने देते हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजी सरकार की आलोचना की कि ये नमक पर जले पर नमक छिड़कने जैसा। एक तरफ आप और आपकी सरकार ने इन वर्गों के शिक्षण के लिए कुछ नहीं किया, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? शर्त लगा रहे हो आप इनको। ये तो आप पे लानत है। दूसरा क्या करे? संपत्ति रखने नहीं देंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था में सबको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। और दूसरी तरफ कह रहे हो कि आप ये योग्यता पूरी करो, बोले ये नहीं चलेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? उन्होंने बोला एज के आधार पर होना चाहिए। वोट का जो राइट है किसके आधार पर होना चाहिए? एज के आधार पर, क्योंकि एक उम्र होने के बाद आदमी में मेच्योरिटी डेवलप होती है, उसके लिए अच्छा कौन है और उसके लिए बुरा कौन। एक सामान्य आदमी को कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है कि मेरे भले का कौन कर रहा है और मेरे बुरे के लिए कौन कर रहा है। इस बात को फिर उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक सब फ्रेंचाइजी कमेटी बनी थी, ठीक है, उसमें बहुत सारे बड़े नेता थे, वहाँ उन्होंने ईमानदारी से रखा। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या हुआ? उनके संघर्ष का परिणाम हुआ कि ये जो योग्यताएं थी इनको कम कर दिया गया, कि जो कम पढ़ा लिखा समाज है उसके लिए कम योग्यता होनी चाहिए शिक्षा की, और जो गरीब है उसके लिए क्या करो? इसको नीचे कर दो। लेकिन बात वहीं छोड़ी नहीं, फिर 50 में लेके गए इसको। तो ये जो पूना पैक्ट जब हुआ ना, तो क्या चाहते थे वो? खासकर जो अछूत समाज जिसको समझा जाता है ना, क्योंकि ये लड़ाई तो SC ST OBC एक साथ लड़ी गई थी। ये जिस झारखंड की जमीन पे हम हैं, 1928 के आसपास एक संगठन बना इधर में, ठीक है। फिर बाद में उसमें एक जयपाल सिंह मुंडा थे यहाँ से, वो भी संविधान सभा में चुन के गए थे। अक्सर उनकी बाबा साहब की मुलाकातें होती रहती थी, ठीक है। उन्होंने आंदोलन चलाया इसमें, जो मुंडा समुदाय और जो संथाल समुदाय है ना झारखंड का, उन्होंने संगठन बना के, तो संविधान सभा में वो भी अपनी डिमांड कर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर थे उधर से। छत्रपति साहू महाराज के बाद हुआ क्या? OBC की जो जातियां हैं, जिसको अक्सर शेड्यूल कास्ट के लोग क्या करते हैं? शिकायत करते हैं कि वो हमारे साथ आना नहीं चाहते, है ना। ये शिकायत जेन्युइन है या नहीं? क्यों है ऐसा? तो फिर जो जो नेतृत्व करने वाले, फिर उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनको कैसे कन्विंस करें? और ये समस्या अब नहीं शुरू हुई, समस्या शुरू हुई साहू महाराज ने इस सिलसिले को शुरू किया। उन्होंने 1917 में OBC के लिए विधायिका में आरक्षण की मांग की थी। किसकी? आरक्षण की, विधायिका में। और उनके लिए कुछ मात्रा में हुआ भी था, जैसे मराठा है, कुणबी है महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के कुछ लोग हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस मुद्दे को छोड़ दिया।